Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss international portfolio investment. We have already learned what is international financial system, how it works, what is exchange rate, how forward and future contracts are obtained or they are carried, how they are executed, what is the difference between a spot rate and a future rate. Now come to the point where we are going to study कि हम इन्वेस्टमेंट को कितने डिफरेंट फॉर्म्स में कैरी कर सकते हैं और ये कि हम इन्वेस्टमेंट को कौन से बेस्ट पॉसिबल वेज हैं जिसके थ्रू हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं. तो द वर्ल्ड एज ए होल बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट. There is no doubt in this because better allocation of financial capital or a smoother wealth stream from lending and borrowing exist in international context. So individual investors also gain in these same ways from engaging in international investment and thereby achieving efficient portfolios. Now come to the point, what does the portfolio means or what is the portfolio investment? So portfolio investment, if we go with the proverb that don't put all your eggs in one basket, what does it means? कि आप कोई भी काम कर रहे हो या आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिमेंबर वन थिंग कि आप सारे के सारे अपनी इन्वेस्टमेंट मनी एक ही चीज़ पर इन्वेस्ट ना करें सो दैट कि आपका अगर से फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है आपके पास, ₹1 मिलियन है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और आप उन ₹1 मिलियन को किसी भी एक कंपनी के शेयर्स की परचेजिंग पर लगा देते हैं और अगर वो कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है या कलैप्स कर जाती है तो आपका 1 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल लॉस में चली जाएगी. वेयर एज अगर आप ये करें कि 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को 2 और 3 और 4 डिफरेंट शेयर परचेजिंग में यूज़ कर लें तो ऐसे होगा कि कोई भी एक कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही हो, कोई एक एवरेज परफॉर्म कर रही हो और एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो आपके पास ऑन एवरेज जो है प्रॉफिट्स जो हैं आपको पोर्टफोलियो अर्न करके दे देगा. तो जब आप डिफरेंट नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं विद योर मनी तो वो पोर्टफोलियो कहलाती है. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज ओनरशिप ऑफ अ स्टॉक, बॉन्ड और अदर फाइनेंशियल एसेट with the expectation that it will earn a return or grow in value over time or both. Basically, portfolio investment covers a wide range of asset classes including different stocks or bonds or mutual funds or bank certificates of the deposits. तो अगर portfolio investment का perspective और clearly with an example discuss करें तो say for example we have सीन द क्रिकेट. अब अगर क्रिकेट मैच को डिस्कस कर रहे हो तो एक बॉलर के पास 6 बॉल्स जो है वो डिलीवर करने का चांस है, राइट. एक ओवर में उसके पास 6 बॉल्स डिलीवर करनी होती हैं उसने. अब वो अगर 6 बॉल्स 6 के 6 यॉर्कर करेगा तो बैट्समैन आफ्टर 1 और 2 बॉल्स जो है उसको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसको किधर खेलना है, इस यॉर्क के साथ किस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट करनी है. वेयर एज अगर वो एक यॉर्कर करता है आफ्टरवर्ड जो ऑफ साइड पे बॉल को करवाता है उसके बाद वो बाउंसर चला जाता है एंड देन अगेन कम टू द यॉर्कर ऑन द 4th बॉल तो फिर यॉर्कर का डिफरेंट इफेक्ट होगा. सिमिलर इज द केस कि आपको पोर्टफोलियो के पर्पस के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट शेयर्स और बॉन्ड्स पर करनी है सो दैट कि मार्केट ऑन द होल डिफरेंट बिहेव कर रही होती है हर इंडस्ट्री के लिए तो आपका रिटर्न उस हर शेयर और बॉन्ड के पर्सपेक्टिव में चेंज होता रहेगा. अब अगर डिस्कस करें कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और टेक्टिक इन्वेस्टमेंट किस तरीके से रोल प्ले कर रही होती है तो बेसिकली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डिवाइड होती है इन 2 कैटेगरीज में. अब स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या कहती है? स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट सेज दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बाइंग फाइनेंशियल एसेट्स for their long-term growth potential or income yield with the intention of holding onto those assets for a longer time
इट्स मीन कि आपने किसी भी शेयर या बॉन्ड या किसी भी फाइनेंशियल एसेट को परचेज किया है, तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट सेज कि आपने उसको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए परचेज किया और आप लॉन्ग टर्म पर्पस में या पर्सपेक्टिव में उसका रिटर्न जो है वो अचीव करना चाहते हो। तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पर या लॉन्ग टर्म सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट करने को में हेल्प आउट करती है। जबकि टेक इन्वेस्टमेंट क्या होती है? टेक अप्रोच रिक्वायर्स एक्टिव बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इन होप ऑफ अचीविंग शॉर्ट टर्म गेन्स। अब क्या होता है, हम के नॉर्मल टर्म्स में बात कर रहे हो तो हम कहते हैं टेक्टिकली इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए था। तो टेक्टिकली इन्वेस्टमेंट को कैसे हैंडल करते हैं कि आप चंक्स में इन्वेस्टमेंट करो। मीन्स टुडे यू आर बाइंग समथिंग, आफ्टर 2 days और 4 days और अ वीक आप उसको सेल कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा से कोई और चीज़ खरीद रहे हैं, कोई और शेयर्स खरीद रहे हैं और फिर से उनको सेल कर रहे हैं। तो टेक इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म्स में या शॉर्ट टर्म सिनेरियो इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करती है और उसमें प्रॉफिट को अर्न करने में आपको हेल्प आउट करती है। What are the benefits of portfolio investment? There are a number of benefits of portfolio investment like spreading risk, country-specific volatility versus industrial structure, size of gain from international diversification. अब spreading risk क्या होता है? Spreading risk basically कि आप अपने risk को spread कर दें in a way कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क एक ही टाइम पर इनकाउंटर कर रहे हैं। स्प्रेडिंग रिस्क मींस कि आपके पास 4 और 5 डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट है और आप उन 4 और 5 डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 4 और 5 डिफरेंट टाइप के रिस्क को इनकाउंटर कर रही हैं। इट्स मीन कि आप कोई आपके पास हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट है, कोई लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट है, कोई एवरेज रिस्क इन्वेस्टमेंट है। तो स्प्रेडिंग रिस्क मींस कि आप हायर पे भी स्टैंड कर रहे हो, लोअर पे भी, एवरेज पे भी। तो फिर आप एक टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको किसी मिडल पॉइंट पर या मिडल जो है पॉइंट पर सेट कर देगी। अब आपने जब भी रिटर्न का पर्सपेक्टिव चेक करना होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट नॉर्मली सेज डेट हायर रिटर्न तो हाई रिस्क होगा, लोअर रिटर्न होगा तो लो रिस्क इनकाउंटर करना पड़ेगा। अब एसेट्स की कलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। तो फिर मोर जनरली पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करते हुए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, वेरिएंस ऑफ रिटर्न्स को जो है कंसिडर किया जाता है। अब अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरिएंस ऑफ रिटर्न को कंसिडर कर रहे होंगे तो फॉर श्योर कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न्स को भी डिस्कस करेंगे और फिर इन्वेस्टर जो है वो अचीव कर रहा हो मिनिमम रिस्क फॉर अ गिवन एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न। तो स्प्रेडिंग रिस्क जो है वो हमें हेल्प आउट कर देता है कि हम किस तरह मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम जो है वो या फिर ऑन एवरेज रिटर्न जो है अचीव कर सकते हैं। स्प्रेडिंग रिस्क में बेसिकली एफिशिएंट पोर्टफोलियो इन्वॉल्व हो जाता है। एफिशिएंसी इन इकोनॉमिक्स टर्म्स और जनरली हम बात करें तो हम कहते हैं एफिशिएंसी ये होती है कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखा दें। और इन इकोनॉमिक टर्म्स एफिशिएंसी इज़ मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू हैव द मैक्सिमम आउटपुट। और फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में एफिशिएंट पोर्टफोलियोज क्या होंगे कि हम विद द मिनिमम रिस्क हाईएस्ट रिटर्न जो है वो अचीव कर सकते हो। अब अगर सिंगल कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सेम कंट्री है, जो भी 3-4 आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हों, से फॉर एग्जांपल आपने यूनिलीवर के और अस्करी के और अलाइड बैंक के शेयर्स को परचेज किया हुआ है, तो अब सेम कंट्री में बिहेव कर रहे हैं और नॉर्मली बिजनेस साइकिल जो है वो ऑन लार्जर पर्सपेक्टिव कंट्री के पर्सपेक्टिव में चेक करें तो बिजनेस साइकिल जो है वो नॉर्मली सेम वे में मूव कर रहा होता है। तो अगर सेम कंट्री में सेम बिजनेस साइकिल और सेम अपॉर्चुनिटीज़ इनकाउंटर हो रही हैं तो फिर उसका रिटर्न भी सेम ही होगा। तो रिटर्न में आप ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट में कंट्री को चेंज कर रहे हैं तो एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट है और अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट है, फिर किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट है, तो आपका ग्राउंड जो प्ले का एरिया है वो उतना ही ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है।
अगर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को इन्वॉल्व कर लें तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आपके पास सेम कंट्री की बजाय डिफरेंट कंट्री है, सेम करेंसी की बजाय डिफरेंट करेंसीज हैं, बिजनेस साइकिल्स डिफरेंट हो जाएंगे। रीज़न बीइंग के कंट्रीज़ जो हैं उनकी इकोनॉमीज़ डिफरेंटली बिहेव कर रही हैं, तो हर चीज़ के डिफरेंट होने से आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा और आप रिस्क को एट इट्स लोएस्ट पॉइंट लेकर जा सकेंगे और रिटर्न उसी पर्सपेक्टिव के साथ, जैसे कि हमने कहा कि डिफरेंस इन एवरीथिंग विल ब्रिंग द रिस्क एट इट्स लोएस्ट लेवल, तो फिर वो रिटर्न को एट इट्स मैक्सिमम लेवल ले जाएगा। So, foreign investment basically offers diversification benefits that cannot be enjoyed by investing in local market or the domestic market. This is the basic reason why most of the investors invest in the international market. Now, what is called the country-specific volatility versus the industrial structure? Basically, two possible opportunities or the points in this perspective or explanation held. One is countries' economies evolve over time. कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्रेस करती होती हैं। ऐसे नहीं होता कि आज एक कंट्री जो है वो डेवलपिंग स्टेज पर थी या फिर लेस डेवलप थी और फिर एकदम से वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ गई है। तो कंट्रीज़ जो हैं वो कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ जो हैं वो इवॉल्व होती हैं डिफरेंटली ओवर टाइम विद डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स। जो भी उसमें इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो उस इकोनॉमी के इवॉल्व होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। सेकेंडली, कंट्रीज़ हैव डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ इन देयर स्टॉक मार्केट। से फॉर एग्जांपल कराची स्टॉक एक्सचेंज है तो डिफरेंट कंपनीज लिस्टेड हैं, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है तो कुछ और कंपनीज लिस्टेड होंगी। इसी तरह यूएसए की स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसके ऊपर डिफरेंट कंपनीज लिस्टेड हैं। अब अगर बीइंग एन इन्वेस्टर ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज को अगर एग्जांपल ले लें तो कराची स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज डिफरेंट हैं और न्यूयॉर्क के लिस्टेड कंपनीज डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब कि अगर आप कंट्री के होराइजन में से मूव कर गए हो तो न सिर्फ आपने कंट्री को चेंज किया है, आपने बल्कि उस 100 और 50 कंपनीज़ को भी चेंज कर दिया जो उस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी। सो ये बहुत बड़ा चेंज आ जाता है इन्वेस्टमेंट में, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है और रिटर्न को उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट कंट्रीज लिस्टेड हैं तो क्या होगा कि लो कोरिलेशन बिटवीन ओवरऑल स्टॉक मार्केट इंडेक्स कुड अकर। तो बेहतर किस तरीके से लो कोरिलेशन हो जाएगा कि एक कंपनी अगर बुरा परफॉर्म कर रही है या इंडस्ट्री बुरा परफॉर्म कर रही है तो नॉट नेसेसरीली कि आपके कंट्री में भी वही इंडस्ट्री और कंपनी जो है वो बुरा परफॉर्म कर रही हो। तो इट हेल्प्स कि अगर आप कंट्री और करेंसीज का डिफरेंस आ जाए और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज का डिफरेंस आ जाए तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट तरीके से आपको या इंक्रीज जो है रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। ऑल्दो हमने प्रीवियस 2 स्लाइड्स में भी इसी चीज़ को विद एम्फेसिस डिस्कस किया कि जब तक कि आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड नहीं होगी आपको रिटर्न जो है उतना नहीं मिल सकेगा। से फॉर एग्जांपल a large number of portfolio of 2 randomly selected companies were formed and their return and volatility calculated। ठीक है, इसी के साथ पहले तो 2 कंपनीज का पोर्टफोलियो डेवलप किया, देन 3 डिफरेंट कंट्रीज का कंपनीज का पोर्टफोलियो डेवलप कर लिया। ठीक है, पहले 2 कंपनीज थी, अब 3 कंपनीज का डेवलप कर लिया। तो इन दोनों पोर्टफोलियोज को डेवलप करने के बाद जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो ये होगी कि वॉलेटिलिटी डिक्लाइंस एज मोर स्टॉक्स आर इंक्लूडेड, राइट। रीज़न बीइंग कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कंपनीज इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका टोटल रिटर्न जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा। इट विल हेल्प कि मुख्तलिफ कंपनीज़ और मुख्तलिफ कंट्रीज़ का अगर हम पोर्टफोलियो बनाएं, अभी तो हमने 2 कंपनीज़ का बनाया फिर 3 कंपनीज़ का बनाया,
अब अगर हम 3 या 4 कंपनीज को का पोर्टफोलियो बनाएं और वो तीनों चारों कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज की हों, तो फिर वॉलेटिलिटी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी. सो इस वॉलेटिलिटी के कम होने की वजह से आपका रिटर्न जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पर रीच हो सकता है. दिस इज़ बेसिकली द डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट, कि आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट करेंसीज हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और डिफरेंट कंपनीज, सब कुछ डिफरेंट है. तो आपका पोर्टफोलियो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट है, उतना ही ज़्यादा हायर रिटर्न देगा विद द लोएस्ट रिस्क